Good morning and a very happy morning. We are reading Ikigai, The Japanese Secret of Long and Happy Life. और हम देख रहे हैं कि what is resilience. So resilience is what? Resilience है आपकी ability जो आपकी ज़िंदगी के सेटबैक से आपको डील करने की शक्ति देती है. Resilience है कि हम जितनी बार गिरते हैं उतनी बार उठते हैं और जो हमारी ज़िंदगी का मकसद होता है उसके लिए आगे बढ़ जाते हैं. Resilience के अंदर where people who are resilient वो बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं जो भी उनकी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव होता है, नो मैटर कितनी भी डिस्करेजमेंट क्यों ना आ रही हो. रेजिलिएंट पीपल फ्लेक्सिबिलिटी है उनके अंदर स्ट्रेंथ है और उन्हें मालूम है कि कुछ भी भाग्य लेकर आए उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कैसे करना है और वो उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो वो कर सकते हैं और जिन्हें नहीं कर सकते हैं उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं. और बहुत ही ब्यूटीफुली एक प्रेयर के अंदर कुछ शब्दों में बताया कि हे भगवान, कि मैं जिस चीज़ों को बदल नहीं सकता उसको मुझे सिरेनिटी दे कि मैं उसे कोशिश भी ना करूं चेंज करने की, और करेज दे, बहादुरी दे कि जिसको मैं चेंज कर सकता हूं उसे मैं चेंज करूं, और बुद्धिमता दे कि मैं इन दोनों के फ़र्क को जान सकूं. सो पेज नंबर 166 पे आज हम बात कर रहे हैं इमोशनल रेजिलियंस की थ्रू बुद्धिज़्म एंड स्टोइसिज्म. तो सिद्धार्थ गौतम, जिसका नाम बाद में बुद्धा पड़ा, वो कपिलवस्तु नेपाल के अंदर पैदा हुए और वहीं के राजमहल में पले और बहुत पैसा था वहाँ पे. 16 साल की उम्र में शादी हुई और उनके बेबी हुआ, लेकिन वो अपनी फैमिली की वेल्थ से सेटिस्फाइड नहीं थे. 29 साल की उम्र के अंदर उन्होंने ये सोचा कि वो एक डिफरेंट लाइफस्टाइल ट्राई करेंगे और वो महल से भाग गए ताकि वो बैरागी का जीवन जी सके. लेकिन ये बैरागी होना या साधु होना वो ये नहीं देख रहे थे, क्योंकि वहाँ पे उन्हें कोई खुशी नहीं मिल रही थी. वो क्या सॉर्ट कर रहे थे? वो वेल बीइंग सॉर्ट कर रहे थे. किसी भी प्रकार का वेल्थ या किसी भी प्रकार का वैराग्य या साधु बन जाना उनके लिए काम नहीं हो रहा करता था. उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को ज़िंदगी के प्लेजर्स को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है. एक बुद्धिमान व्यक्ति अपना जीवन प्लेजर्स के साथ के अंदर बड़े आराम से जी सकता है, लेकिन उसको किस चीज़ के लिए चेतन रहना है, कॉन्शियस रहना है. वो ये है कि ये ज़िंदगी के प्लेजर्स किस प्रकार से हमें अपना गुलाम बना लेते हैं और वही हमारे जीवन का एक उद्देश्य बन के रह जाते हैं. इसी प्रकार ज़ेनो ऑफ सेटियम जो थे, उसने अपनी पढ़ाई शुरू की सिनेक्स से, कि एक निंदक था, उसने उसके साथ अपनी एक पढ़ाई शुरू की. और एक निंदन जो कि एक एस्थेटिक जो कि एस्थेटिक लाइफ को जी रहा था. उसने अपने सारे साधु वैराग्य की ज़िंदगी को जी रहा था. तो उसने अपने सारे जितने भी दुनिया के प्लेजर्स होते हैं उसको छोड़ दिया. वो सड़कों पे रहते हैं और वो सिर्फ जो उनके शरीर पे कपड़ा होते हैं उसी के मालिक होते हैं. ज़ेनो ने जब ये देखा कि सिनिसिज्म मीन्स कुटिलता उसे कोई भी प्लेजर नहीं दे रही है, तो उसने अपनी टीचिंग्स को अबंडन किया और उसने स्कूल ऑफ स्टोइसिज्म यानी वैराग्य का को बनाया. उसने उसको फाउंड किया और वो एक आइडिया के अराउंड सेंटर करता था कि कोई भी गलती नहीं है कि जहाँ पे आप ज़िंदगी के प्लेजर्स को एंजॉय ना करें, जब तक कि वो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल ना करें. मीन्स आप उसे इतना एंजॉय करें कि आप उसी के वश में हो जाए और वही करना चाहें. सो आपको अपने आप को ये प्रिपेयर करना है कि अगर वो प्लेजर डिसअपियर हो जाए देन ऑल्सो इट इज़ ऑल राइट. सो मीन्स गोल क्या है? गोल ये नहीं है कि आप अपनी सारी फीलिंग्स, सारे प्लेजर्स को अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट कर दें जैसा कि सिनिसिज्म में बताया जाता है, बल्कि आपको एलिमिनेट करना है अपनी नेगेटिव इमोशंस को, नकारात्मक भावनाओं को. हम जब विपश्यना के अंदर जाते हैं तो विपश्यना के अंदर वो रिपीटेडली यही बोलते हैं, लॉ ऑफ इम्परमानेंस. ना राग ना द्वेष, ना किसी चीज़ से अटैचमेंट और ना किसी चीज़ से घृणा, डर, झगड़ा, लड़ाई, कुछ भी नहीं. और जब से बुद्धिज़्म और स्टोइसिज्म दोनों का जन्म हुआ तब से उनका ऑब्जेक्टिव एक ही है
कि प्लेजर, इमोशंस, डिज़ायर्स आप उसके साथ रहें, लेकिन आप उसे कंट्रोल करें, वो आपको कंट्रोल ना करें। दोनों की फ़िलॉसफीज़ फ़र्क हैं, लेकिन दोनों का एम क्या है कि आपका ईगो, आपका अहम, आपकी आइडेंटिफिकेशन जो आपके माइंड के साथ में, जो आपकी नेगेटिव इमोशंस हैं, वो ख़त्म हो जाएं। दोनोंपन की जो जड़ें हैं वो इसी पे बेस्ड है कि आप अपनी वेल बीइंग के लिए प्रैक्टिस करें। अकॉर्डिंग टू स्टोइसिज्म, आपके प्लेजर्स, आपके डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएं, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इन्हें खूब इंजॉय कर सकते हैं जब तक कि ये आपके ऊपर हावी ना हो। और जो स्टोइक्स होते थे वो उन लोगों को वर्चुअस मानते थे जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाते थे। हमारे यहाँ पे बुद्धिज़्म में से विपश्यना निकल कर आई है और बहुत सारे सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर, एंड दे टीच अस दिस ओनली, एंड इट इज़ अ ह्यूज प्रैक्टिस। अगर आपने कभी एकार्ट टोले को नहीं पढ़ा है, सो यू मस्ट रीड दैट, बिकॉज वो भी मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर इस चीज़ को बहुत ही ब्यूटिफुली एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। पेज नंबर 168। व्हाट्स द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन, कि ऐसी क्या सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है जो कि हो सकती है। तो राइटर एग्जाम्पल देता है कि हमें एक फाइनली हमारे सपने वाली जॉब या बिजनेस मिल गया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में हम एक दूसरी उससे भी बेटर काम, उससे बेटर जॉब को देख रहे हैं। हम एक लॉटरी जीतते हैं, एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीदते हैं। अब हम ये डिसाइड करते हैं कि नहीं भैया, मुझे तो बोट चाहिए। वी फाइनली विन द हार्ट ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन वी बिन पिनिंग फॉर, कि जिनसे हम अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, जिसे हम चाहते हैं, हम उसका दिल जीत लेते हैं, वो आदमी या औरत, और फिर हम किसी दूसरे को खोजने लगते हैं। सो राइटर कहता है पीपल कैन बी इनस्टेबल, कि मनुष्य जो है ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता, हमेशा असंतुष्ट रहता है। और स्टोइक्स बिलीव करते थे कि इस प्रकार के डिज़ायर्स, ऐसी एम्बिशंस, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, दिस इज़ नॉट वर्थ परस्यूइंग। तो ऑब्जेक्टिव क्या है एक वर्चुअस बंदे का, एक पर्सन का? टू रीच द स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति, एब्सेंस ऑफ नेगेटिव फीलिंग, नकारात्मक फीलिंग्स जैसे कि एंग्जाइटी, फियर, डर, शर्म, शेम, वैनिटी, गुस्सा, एंगर, इन सब का ना होना, और पॉजिटिव फीलिंग, सकारात्मक जितनी भी हमारी भावनाएं हैं, महसूस करना है, जैसे कि हैप्पीनेस, प्यार, सेरेनिटी, ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, थैंक यू, इनका प्रेजेंट होना। तो अपने माइंड को वर्चुअस रखने के लिए जो स्टोइक होते थे ना, वो एक नेगेटिव विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करते थे। वो इमेजिन करते थे कि हमारी ज़िंदगी में सबसे वर्स्ट चीज़ क्या हो सकती है, और फिर वो अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करते थे कि अगर मेरे से ये प्रिविलेजेस, मेरे ये धन, मेरे ये प्लेजर मुझसे ले लिए जाएंगे तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। तो नेगेटिव विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है नेगेटिव इवेंट्स पे, और उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक रोम देश का जो रिचेस्ट बंदा था, उसके पास में पूरी लग्जरी थी, पूरा धन था, पूरी वेल्थ था, लेकिन वो एक एक्टिव स्टोइक था। वो रिकमेंड करता था कि आप नेगेटिव विजुअलाइजेशन को हर रोज़ प्रैक्टिस करें, और हर रात वो सोने से पहले उसे प्रैक्टिस भी करता था। इनफैक्ट कि वो ये सिर्फ नेगेटिव सिचुएशंस ही नहीं इमेजिन करता था, वो एक्चुअली उसे प्रैक्टिस में भी डाल देता था कि फॉर एग्जांपल कोई एक हफ्ते बिना नौकरों के ही रहेगा, या बिना एक पर्टिकुलर खाना या ड्रिंक करे रहेगा, कि जो कि वेल्दी मैन जैसे कि रहते थे। तो एज अ रिज़ल्ट वो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार था कि व्हाट्स द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन, कि अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी वर्स्ट टू वर्स्ट चीज़ है जो कि हो सकती है। तो आप ये जानें कि ये जो बुक है इकिगाई, ये हमें बहुत सारे तरीके जो दुनिया में यूज़ होते हैं, हम्बल रहने के, इकोनॉमिस्ट रहने के, समता में रहने के, वो बता रहा है। एंड वी विल स्टडी मोर टुमारो। सो थैंक यू सो मच।
आपने ना ये जो जगह क्रिएट की है जहाँ पे इस बुक को पढ़ा जा रहा है, इट इज़ क्रिएटिंग सो मैनी ओपनिंग्स टू सो मैनी पीपल इंक्लूडिंग मी। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये प्रिविलेज दिया कि मैं इसे आपके लिए पढ़ सकूं। थैंक यू सो मच।